लाइफ और फिजिक्स का फंडा तो सेम ही है, स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव। आज होगा कैलकुलेशन का धमाका और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को ऐसे सॉल्व कि आप भी बोलोगे मजा आ गया। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज होने वाला है शुभारंभ क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज का। तो आज स्पेसिफिकली मैं लेकर आई हूं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पहले 12 क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही, इनफैक्ट आप भी मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बल्कि हर एक क्वेश्चन के पीछे छुपे हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिकैप करेंगे। आपको हर तरह की स्ट्रैटेजी और अप्रोच के बारे में मैं बताऊंगी। कुल मिला के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सारे वीडियोस देखने के बाद फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में आपका एक अलग होल्ड बनेगा, आपका एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और साथ ही साथ आपकी बाकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों, आप लोगों को पेन पेपर के साथ रेडी रहना है, हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक हो, वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो यही है आपकी और मेरी डील और इसी के साथ अब हम शुरू करने वाले हैं इस लेसन को। और हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे हम इन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले देख लेंगे पहला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air, right? तो ध्यान से सोच के देखो, दो चार्जेस हैं, राइट, जिनका चार्ज कितना है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, यानी कि काफी कम है मैग्नीट्यूड इन चार्जेस का, काफी छोटे छोटे चार्जेस हैं। साथ ही हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है कि 2 स्मॉल चार्जेस, तो यानी कि इन्हें हम पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्जेस कब मान सकते हैं? जब इन चार्जेस का जो रेडियस है, यानी कि ये जो स्फीयर है, इनका जो रेडियस है वो काफी छोटा है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। और अगर हम ये अज्यूम करें कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं कूलम्स लॉ, एग्जैक्टली। तो कूलम्स लॉ जो है वो हमारे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कूलम्स लॉ जो है was one of the major attraction, right? तो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कूलम्स लॉ का अप्लाई करके हम करेंगे इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व। इनफैक्ट मैं नहीं करूंगी, आप भी करोगे मेरे साथ साथ। तो चलो भाई, देर किस बात की, पेन कॉपी उठाओ और शुरू करो कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? हमें निकालना था फोर्स, यानी कि F की वैल्यू अपने को निकालनी है। दिया हुआ क्या क्या था? चार्जेस की वैल्यू दी हुई थी, लेटर से ये Q1 की वैल्यू है और लेटर से ये Q2 की वैल्यू है, ठीक है। सो Q1 Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि R की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हम फोर्स निकालेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब देखो बच्चों, ये सब जो फॉर्मूला है ना भाई, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अब वहां पर एग्जाम टाइम पर आप फॉर्मूला को डिराइव करते तो नहीं बैठोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए इन फॉर्मूले को तो भाई हैंडी ही रखना है, ठीक है। तो ये है हमारे चार्जेस, लेटर से Q1 और Q2, इनके बीच का ये है डिस्टेंस R, ठीक। अच्छा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू है
2 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है। भाई बड़ाहट में या फिर एक्साइटमेंट में कहीं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना भूल मत जाना, ठीक है। तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो फिर 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब इसका होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब ये जो है ये हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। किस तरह का फोर्स होगा ये? तो अब अगर यहाँ पर हम बड़े ध्यान से देखें तो पहला चार्ज Q1 जो है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, जो Q2 है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो मैम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। तो यानी कि ये जो फोर्स होगा ये किस तरह का फोर्स होगा? ये रिपल्सिव फोर्स होगा। अब भाई अपने को तो पता ही है कि फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट तो है, बट फोर्स का डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्शन भी दिखा देते हैं किस तरफ होगा। अब देखो अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो फोर्स का डायरेक्शन इसके लिए इस तरफ होता क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट होता, इसके लिए इस तरफ होता क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट होता। बट रिपल्सिव फोर्स है यानी कि दोनों एक दूसरे से भागेंगे भाई, कि तुम भागो, पास हमको आना ही नहीं है। तो यानी कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो इस तरीके से होगा, राइट। इसके लिए इस तरफ और इसके लिए इस तरफ। तो आप कह सकते हो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 Q2 की वजह से 1 पे जो फोर्स होगा वो इधर है, उसी तरह फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो है वो इस तरफ है। तो मतलब ये जो फोर्सेस ये एक्सपीरियंस करेंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ये फोर्स का डायरेक्शन जो है ना बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स कभी भी है तो इसका मतलब वो दूसरे वाले चार्ज की तरफ होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता तो इसका जो फोर्स होता है इसकी वजह से वो इसके पास होता, इसके तरफ होता। बट चूंकि रिपल्सिव फोर्स है तो इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसको और दूर लेके जा रहा है, राइट। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और कूलम्स लॉ में ये जो फोर्स की हम बात करते हैं, फोर्स किस लाइन के अलोंग एक्ट करता है? फोर्स एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब फोर्स इधर एक्ट करेगा या इधर, वो डिपेंड करता है कि भाई फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। बट फोर्स जो है हमेशा इनको, ये दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आई एम श्योर अब तक में आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, बाकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बच्चों अब आप पहुंचे हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रोकूलम्ब, 1 माइक्रोकूलम्ब बोले तो 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, यानी कि काफी छोटा सा चार्ज है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम्ब, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, राइट। यानी कि इनके बीच में किस तरह का फोर्स रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, एग्जैक्टली। और ये फोर्स कितना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 0.2 न्यूटन्स, ठीक है। मतलब दो चार्जेस दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। मतलब अब की बार कितना फोर्स है वो पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो मतलब ये तो वही वाली बात होगी यार कि यूज करो वही कूलम्स लॉ। पहले तुमने उस कूलम्स लॉ से फोर्स निकाला था, अब उसी कूलम्स लॉ में फोर्स दिया हुआ है और तुम्हें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम कर लेंगे चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब सेकेंड स्फीयर की वजह से फर्स्ट स्फीयर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकेंड स्फीयर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि फर्स्ट को सेकेंड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा और सेकेंड को फर्स्ट की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, राइट, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, राइट, बल्कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। एनीवेज पार्ट 2 की कहानी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन के पार्ट 1 को तो सॉल्व कर। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं और अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो दो चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों, वो क्या क्या है?
ये हमारा Q1 है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो लेट अस से ये प्लस Q1 है, और ये हमारा Q2 है जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये है माइनस Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है, वो R हमें पता नहीं है, यानी कि R की इस वैल्यू को हमें निकालना है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, ये फोर्स किस तरह का फोर्स है, ये है अट्रैक्टिव फोर्स। ऑफ कोर्स जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि भाई दोनों चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एग्जैक्टली। तो फोर्स दिया हुआ है, तो पहला पार्ट पूछ ही रहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स बताओ, यानी कि R की वैल्यू निकालने को कह रहा है पहला पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। हमें क्या पता है फोर्स क्या होता है, कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर जो है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब वैल्यूज डालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह डाल देंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रोकूलम। अगेन यूनिट पे फोकस करो, माइक्रोकूलम को हमें कूलम में चेंज करना है, यानी कि इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इंटू Q2 की वैल्यू दी हुई है 0.8 माइक्रोकूलम, अगेन दैट इज इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी है 0.2। तो R स्क्वायर की वैल्यू निकल गई है। बच्चों देखना, ये सब सिली मिस्टेक्स हो जाती है बहुत बार बच्चे ये आंसर निकालेंगे, इसी को आंसर कर देंगे और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये R स्क्वायर की वैल्यू निकली है। सो देयरफॉर R की वैल्यू हो जाएगी √144 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया है। ठीक है, अब जरा देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। राइट, तो बच्चों जैसे ही बात होती है कूलम्स लॉ की ना, कूलम्स लॉ में हम बात करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। ठीक है, अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब Q1 को जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 की वजह से, और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 की वजह से, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 जो है 2 की वजह से कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। राइट, मतलब Q2 की वजह से Q1 को ये इस तरफ खींच रहा है। ठीक उसी तरीके से Q1 की वजह से Q2 जो है अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। करेक्ट, तो इस डायरेक्शन में, मतलब ये एक इधर की तरफ खिंचाव एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इधर की तरफ खिंचाव एक्सपीरियंस कर रहा है। अब ये जो खिंचाव है, देखो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है बच्चों। राइट, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर क्यों है, क्योंकि फोर्स तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं ना। अब देखो, अब चाहे तुम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, दोनों ही केस में ये फॉर्मूले में Q1 Q2 और R की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है कि नहीं। यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ में हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। राइट, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। राइट, तो यहां पर फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू द सेकंड इज 0.2 न्यूटन। देयरफॉर फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट will also be equal to, मैग्नीट्यूड वही रहेगा which is 0.2 न्यूटन। राइट, लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन इस वाले फोर्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और डायरेक्शन में लिख दो बट इन ऑपोजिट
डायरेक्शन टू F/1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक, मुझे लगता है कि ये कुछ खास मुश्किल नहीं था। अगेन देखो, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो, कूलम्स लॉ का ये जो एक्सप्रेशन है ना, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तो सभी रट लेते हैं। बट अभी इसमें छोटे छोटे बातें जो छुपी हुई है कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। इनफैक्ट एक्शन रिएक्शन में पेयर में एक और बड़ी अच्छी सी चीज है जो बहुत बार बच्चे ना गौर नहीं करते हैं, कि आप अगर ध्यान दो तो ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो है ना, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। अगर मैं इसे एक्शन फोर्स कहूं तो F12 कौन सी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, बॉडी नंबर 1 पे एक्ट कर रहा है। F21 जिसे मैं रिएक्शन फोर्स कह रही हूं, ये कौन सी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ये 2 पे एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत बार MCQ में आ गया इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, तो आप अचानक से आपका दिमाग इतना काम नहीं करता, आपको लगता है कि अरे F12 इज इक्वल टू F21, ये हमने रट रखा है। अब ये ध्यान ही नहीं है कि भाई F12 जो है ये F1 ऑब्जेक्ट 1 पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू 2, F21 जो है ये 2 पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू 1, राइट। सो दे आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो भाई बहुत हो गई कॉन्सेप्ट का रिकैप, कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक दैट द रेशियो KE² डिवाइडेड बाय GME इंटू MP इज डायमेंशनलेस। ठीक है, पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है दिस इज डायमेंशनलेस। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। तो दो चीजें करनी है यहाँ पर। पहले तो ये बताना है कि भाई ये जो रेशियो है ना, ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है कि इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान से देखो तो इस रेशियो में सारे कॉन्स्टेंट्स है, राइट। अब इस रेशियो तक पहुंचे कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, K इंटू E²। E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E²। ठीक है, तो K इंटू E², इससे कौन सी चीज की याद आ रही है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है, राइट। और किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हम कैसे निकालते हैं, कूलम्स लॉ से। तो कुछ यूं समझ लो कि भाई ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और है, और इन दोनों के बीच का लेटर से डिस्टेंस है R। तो क्या हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा K। 1/4πε0 को हम K से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 दैट इज E² डिवाइडेड बाई R² दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हम KE² की जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू R², यानी कि KE² का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, रेडियस का यूनिट है मीटर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, KE² का यूनिट हमने निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर में है GME इंटू MP। G कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, राइट। मतलब और यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, MEMP, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, और अगर इनके बीच का लेट्स से कि डिस्टेंस कुछ भी है, लेट्स से डिस्टेंस है R, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये हो जाता है Gm1 m2। तो m1 हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं G इंटू ME इंटू MP को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू R²। तो यानी कि फोर्स इंटू R² का इसका भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस रेशियो की। देयरफॉर तो जो रेशियो है हमारी, कौन सी रेशियो, KE² डिवाइडेड बाय GME इंटू MP। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखो, जो न्यूमरेटर है इसका यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका भी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर का यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे का यूनिट भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा,
इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, राइट। तो यानी कि इस रेशियो का कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, तो यानी कि ये रेशियो जो है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना क्या है, इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब इस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। मीनवाइल अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप ले सकते हो और फिर हम लोग इस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। अब इस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। के क्या है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, ई स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो ये सब जो वैल्यूज है ना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन होता है, हालांकि ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यू नो फिजिक्स में हर जगह ये यूज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू हो गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये हो जाता है 9.1 10 टू द पावर -31 kgs। फिर साथ में आ गया मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली वो ये वैल्यू मिली 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39। मतलब इस रेशियो की जो वैल्यू है दैट इज अ प्रिटी बिग वैल्यू, राइट। अब वैल्यू भी निकाल ली। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ये भी बोला गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशियो क्या बता क्या रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब वो बताने के लिए हमें एक बार वापस से ये देखना पड़ेगा, हमें वापस से उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि ये जो के ई स्क्वायर है ये क्या कहाँ से आया, के ई स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था, राइट। के ई स्क्वायर कहाँ से आया था, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, दैट इज Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से G m1 m2 ये क्या था, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, करेक्ट, इन दोनों का रेशियो है। तो यानी कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि Fe जो है दैट इज इक्वल टू 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब जो Fe है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, Fe जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो Fe है ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है ना, के E1 E2 के ई स्क्वायर, राइट। तो ये Fe की जो वैल्यू है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उससे ये 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा है। तो एक बार फिर से समझो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वजह से उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है, ठीक है। जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी ये रेशियो यही सिग्निफाई कर रहा है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने कई बार पढ़ा है, क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो हमें फटाक से यही स्टेटमेंट देखने को मिलता है विच इज Q इज इक्वल टू NE। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक बड़े से ऑब्जेक्ट का चार्ज हो, चाहे वो छोटे से पार्टिकल का चार्ज हो, कोई भी चार्ज जो पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
सो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्वांटाइजेशन कहता है कि भाई चार्ज की वही वैल्यूज पॉसिबल हैं विच इज n टाइम्स E, जहां पर n जो है n इज एन इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि n की वैल्यू 1/2 1/4 1/6 ऐसी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि चार्ज जो है वो चार्ज डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है, मतलब चार्ज जो है ना सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहती हूं कि एक चार्ज है 0.4 इंटू 10⁻⁻ कूलम, और मैं आपसे पूछती हूं बच्चों कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या किसी ऑब्जेक्ट में 0.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो सकता है? एंड द आंसर इज अ स्ट्रेट नो, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 0.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है दिस इज बेसिकली E/4, यानी कि 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का E का इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, उसका 1/4 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इस तरीके का जो चार्ज है, इस तरीके का जो एक चार्ज है दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट यही है जो ये कहता है कि कोई भी चार्ज जो है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई थिंक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पर जो मैंने ये एग्जांपल दिया ना, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बहुत बार एमसीक्यूज में ना एक ऐसी चार्ज की वैल्यू दे दी होगी और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और आप उस समय ब्लैंक हो जाओगे कि चार्ज देख के कैसे पता है ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale charges। तो बच्चों पहले इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझ लेंगे, क्वेश्चन को पहले प्यार से समझेंगे। यहां बोला जा रहा है कि भाई जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रो मतलब बड़ा, जब हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लार्ज स्केल चार्जेस की बात करते हैं, वहां पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं या क्यों इग्नोर कर सकते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा हो गया पार्ट बी। सो लेट अस सपोज हमारे पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जस्ट एज्यूम एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। अब भाई लार्ज स्केल चार्ज की बात हो रही है। लेट अस से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है Q, तो जाहिर सी बात है कि Q का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो प्रिटी हाई बिकॉज इट इज अ लार्ज चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब E जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इतना ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है। बट मैं कह रही हूं कि कैपिटल Q जो है ये मैक्रोस्कोपिक चार्ज है, तो कैपिटल Q की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो N है, N की वैल्यू काफी लार्ज होगी, राइट क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है इसीलिए जो Q की वैल्यू है दैट इज प्रीटी हाई, Q की वैल्यू काफी ज्यादा है। इसका मतलब N की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होगी। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब N की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही क्यों होती है, क्योंकि भाई N इंटू E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1/4 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, राइट, तो इसीलिए N की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है। ठीक, अब इस केस में चूंकि Q की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उतना ही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हैं, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हैं दैट इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से सुनो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, राइट। अब जैसे मान लो एक सिचुएशन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत अगर कम होते तो वो ऐसे ऐसे दिखते, अलग अलग डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स दिखते। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो ये बिल्कुल डेंसिफाइड होंगे, राइट, इतने डेंसिफाइड होंगे कि वो ऐसा लगेगा जैसे वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है। इसको एक और तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लो
यहाँ पर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, राइट। अभी जैसे देखो ये डॉट्स जो है ये काफी दूर दूर हैं, तो इनके बीच में हमें गैप दिख रहा है, हमें दिख रहा है अलग अलग 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डॉट्स हमें डिस्टिंक्टली दिख रहे हैं, राइट। लेकिन यही मान लो अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स हो, ठीक है, अब जैसे मान लो इतने इतने सारे डॉट्स हो गए। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो अब बहुत सारे डॉट्स आ गए, राइट, इतने सारे डॉट्स आ गए कि अब जो है जब आप इस बोर्ड पे देख रहे हो शायद आपको पता भी नहीं लग रहा है कि इसमें डॉट्स हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक कंटिन्यूअस लाइन है, आपको ये डॉट शायद अलग अलग दिख भी नहीं रहे हैं, राइट। और उसका कारण क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एक छोटे से जगह पे बहुत सारे डॉट्स आ गए हैं, इतने सारे कि वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो वही कहानी यहाँ पर है, जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब एक बड़े से ऑब्जेक्ट के अंदर, चूंकि हम लार्ज स्केल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो नेट चार्ज कैपिटल क्यू की वैल्यू वहां पे ज्यादा है। अब क्यू की वैल्यू ज्यादा है मतलब स्मॉल ई तो वही रहेगी, इसका मतलब एन की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां ज्यादा है। अब वहां पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना कि हमें अलग अलग से दिख भी नहीं रहा है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से सट के है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स के, इट इज ऑलमोस्ट गिविंग अस अ फीलिंग ऑफ कंटिन्यूअस। और यही कारण है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो वहां पर वी कैन इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, बिकॉज वहां पर जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी की फीलिंग देती है, ठीक है। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। मुझे स्पेशली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स में लिख के बताना कि क्वेश्चन नंबर 1.4 आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ये फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आप कहीं भी चाहे बुक में हो चाहे किसी वेबसाइट पे हो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखोगे तो शायद आपको इसकी रीजनिंग बिल्कुल जड़ से समझ में नहीं आएगी। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि इसको मैं बिल्कुल एकदम बेस से समझा सकूं, बट उसमें मैं सक्सेसफुल हुई हूं या नहीं ये मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड है और दूसरी तरफ सिल्क है, इन दोनों को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, राइट। तो एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। अ सिमिलर फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, तो सिर्फ ग्लास रॉड और सिल्क की बात नहीं है, बहुत से दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो वहां पर हमें चार्जेस अपीयर होते हुए दिखते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कैसे कर रहा है, हमें ये बताना है, राइट। सो लेट अस से कि यहाँ पर एक सिल्क क्लॉथ हमें दिख रहा है और ये हमारा ग्लास रॉड है। तो जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि इस ग्लास रॉड पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलती है, और उसी तरीके से ये जो सिल्क क्लॉथ है इसमें हमें देखने को मिलती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और सिल्क क्लॉथ पे हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है हम बिफोर और आफ्टर का गेम खेलेंगे, ठीक है। किसके बिफोर और आफ्टर, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग की कहानी देखेंगे, ठीक है। तो जब हमने रब नहीं किया था, राइट, तो इनमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं दिख रहे थे, राइट। तो इसका मतलब रबिंग से पहले जो नेट चार्ज था इनमें दैट वाज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो चार्जेस अपीयर ही नहीं हुए थे, ठीक है। रब करने के बाद लेट अस से कि जो ग्लास रॉड है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिला दैट इज +Q, और जो सिल्क क्लॉथ है उसमें जो नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिला दैट इज -Q। बट नेट जो चार्ज हमें आफ्टर रबिंग के बाद देखने को मिला वो कितना है, +Q -Q विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि रबिंग के पहले और रबिंग के बाद जो नेट चार्ज है दैट still remains the same, which means that it is in accordance with law of conservation of charge।
इतना ही सिंपल था। और देखते ही देखते बच्चों हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो चारों वर्टिसेस है, चारों कॉर्नर्स हैं, वहां पर बैठे हुए हैं 4 चार्जेस। ए पर है पॉजिटिव चार्ज, बी पर है नेगेटिव चार्ज, सी पर है पॉजिटिव चार्ज और डी पर है फिर से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मान लो इस स्क्वायर के बीचों बीच सेंटर पर अगर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, तो इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। एंड बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व किए बिना हम यूं ही ओरली बता सकते हैं कि इस सेंटर वाले 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, और मैं कहूंगी कि ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ए और सी पर जो चार्जेस हैं QA और QC दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों ही 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, ए की वजह से सेंटर वाले 1 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, सी की वजह से जो सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो आप देखो ए और सी की वजह से जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। करेक्ट, कूलम्स लॉ लगाओ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब Q1 Q2 की वैल्यूज इनमें बराबर ही है, राइट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। ठीक वही कहानी रहेगी बी और डी के केस में। बी की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डी की वजह से जो फोर्स होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, और इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। और कुल मिला के कहानी ये होगी कि सेंटर के 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 0। हालांकि इतना ओरली करने की भी जरूरत नहीं है, चलो इसे मैथमेटिकली करके देख लेते हैं तसल्ली से। तो चलो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करके, मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ए से। ठीक है, तो अब सेंटर के पॉइंट ओ पे जहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पर क्या है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए पर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, यानी कि फोर्स ड्यू टू ए जो है उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब फोर्स ड्यू टू सी क्या होगा, सी भी पॉजिटिव चार्ज है और ओ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रिपल्शन, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FC। ठीक है, अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं। सो फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ऑन O ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं अभी K लिख रही हूं। ठीक है, K Q1 Q2, तो Q1 क्या हो जाएगा, QA into 1 माइक्रोकूलम, राइट। सो 1 into 10 to the power -6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये R क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस OA। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है, ये एक स्क्वायर है, राइट। ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। अब हमें क्या पता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, √2 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड, ये हो जाता है डायगोनल। तो ये जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो OA हो, चाहे OB हो, OC हो या OD हो, ये डायगोनल का आधा है, राइट। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। स्क्वायर का लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये हो गया 2 5 2, सो दैट मीन्स 5 √2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ये वैल्यू हमने एक बार निकाल ली, तो यहाँ पर बस फटाफट डालते चलेंगे। ठीक है, सो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 √2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा K इंटू QA की वैल्यू क्या है,
2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन मैंने फिगर में दिखा दिया है। अब ठीक इसी तरीके से फोर्स एट द सेंटर यानी कि फोर्स एट O ड्यू टू C, ये क्या हो जाएगा K इंटू QC इंटू सेंटर पे जो चार्ज है दैट इज 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा OC, OC की भी वैल्यू सेम ही है तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पर अगर हम पुट कर दें QC की वैल्यू, सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन। तो अब बच्चों यहाँ पर मैथमेटिकली भी देख लो कि फोर्स ड्यू टू A और फोर्स ड्यू टू C दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इवन तो पूरा कैलकुलेट नहीं किया है लेकिन दोनों की सारी वैल्यूज तो सेम ही है, राइट। सो विच मीन्स दैट फोर्स ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू C बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फोर्स ड्यू टू B निकालो और फोर्स ड्यू टू D निकालो, राइट। अब देखो फोर्स ड्यू टू B क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, इधर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, तो B की वजह से जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ड्यू टू B। अब फोर्स ड्यू टू D भी नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू D। अब यहां पर भी देखो फोर्स ड्यू टू B और फोर्स ड्यू टू D ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों की वैल्यूज आप इसी तरीके से डालोगे तो वहां पर भी सिमिलरली आपको बच्चों देखने को मिलेगा कि फोर्स ड्यू टू B जो है दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्स ड्यू टू D। सो देयरफॉर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा on the center वाला चार्ज that will be equal to force due to A plus force due to B plus force due to C plus force due to D। अब फोर्स ड्यू टू A की जगह हम माइनस फोर्स ड्यू टू C लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू B की जगह हम माइनस फोर्स ड्यू टू D लिख सकते हैं, प्लस फोर्स ड्यू टू C प्लस फोर्स ड्यू टू D। तो फिर अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब कैंसिल आउट हो गया एंड द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो मैथमेटिकली भी बेसिकली हमारी वही वैल्यू निकल के आ गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। बहुत ध्यान देना बच्चों, ये एक कंटिन्यूअस कर्व है, राइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सभी ने देखा है पॉजिटिव से अराइज करते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं और ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई बीच में अचानक से सडन ब्रेक है। सडन ब्रेक बोलने का मतलब है कि भाई ऐसे फील्ड लाइन जा रही है फिर बीच में अचानक से नहीं है, फिर ऐसे है फिर अचानक से नहीं है, फिर ऐसे है अचानक से नहीं है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो उसके भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो वाला रीजन जहां पर उस चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स का एक्सपीरियंस हो, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। अभी अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है भाई कि भाई कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास अगर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। बट वो जो फोर्स होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो फोर्स कमजोर होता जाएगा। यानी कि एक पॉइंट के बाद वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब वो पार्टिकल लेट से बहुत दूर चला जाएगा उस चार्ज पार्टिकल से, तो उसको उसका फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट। जैसे कि वही वाली बात होती है कि भाई अगर आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो, जब टीचर क्लास में बैठा है, अब टीचर आपके सामने बैठा है तो भाई पूरा एकदम डिसिप्लिन कड़क है, राइट। आप इधर उधर नहीं देखते हो, इधर उधर बातें नहीं करते हो। अब जैसे जैसे टीचर दूर जाता जाएगा, टीचर क्लास से निकल के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर किसी दूसरे टीचर से बात कर रहा है, तो क्या होगा, क्लास का डिसिप्लिन थोड़ा कम हो जाएगा। अब टीचर कॉरिडोर से चल के स्टाफ रूम में चला गया, क्लास का डिसिप्लिन और कम हो गया, है कि नहीं। तो मतलब वो जो टीचर का जो इन्फ्लुएंस है
वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे टीचर से क्लासरूम का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं? सही कहा मैंने। तो कुछ वैसी कहानी यहाँ पर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पर उस चार्ज के वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसे हम एक्सपीरियंस कर सके। मैथमेटिकली बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एज आर इंक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। लेकिन यहां पर बोला गया है कि सडन ब्रेक का मतलब है ऐसा, इसके बीच में सडन ब्रेक है। सडन ब्रेक मतलब अचानक से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है इसका मतलब सडनली आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जानी है, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, राइट? मतलब मान लो एक पॉइंट से आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे कम हो रही है, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगी। हो सकता है कम होते होते एक पॉइंट आ गई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक से कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है जीरो की तरफ तभी जाएगी व्हेन आर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब सडनली आर की वैल्यू इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती, सडनली जो है वो पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला गया, अगले ही इंस्टेंट वो फिर पास में आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो पानी बह रहा है, राइट? तो बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सडनली एक पॉइंट पर आके सब पानी गायब हो गया, फिर उसके अगले ही क्षण वो सारे पानी के पार्टिकल्स फिर से फ्लो कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, राइट? ऐसा भले हो सकता है कि भाई पानी का वो वाटर मॉलिक्यूल सब फ्लो कर रहे हैं, अचानक से कहीं पे कोई बैरियर की वजह से या कहीं पर कुछ और सामान है जहां पर वो पानी बह जा रहा है, उसकी वजह से धीरे धीरे हो सकता है कि पानी का बहाव कम हो जाए, ग्रेजुअली वो हो सकता है, बट बीच बीच में ब्रेक्स नहीं हो सकता है कि भाई ऐसे पानी बह रहा है अचानक से पानी नहीं है फिर पानी बह रहा है। सो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब जो फील्ड लाइंस है ना बच्चों, फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये तो हमारी पार्ट ए का एक्सप्लेनेशन था। पार्ट बी में हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो क्या देता है हमें? टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं इनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। अगर मान लो इफ टू लाइंस, दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लिया कि चलो भाई करते भी हैं, तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर लेट्स से कि ये दोनों फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर इस वाले फील्ड की बात करें तो टेंजेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर इस वाले फील्ड लाइन की बात करें तो टेंजेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। करेक्ट? तो इसका क्या ये मतलब है कि एक ही पॉइंट पर अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, इसका तो यही मतलब हो जाएगा एट वन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ही पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, उसी पॉइंट पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना कि मेरा यहाँ पे काम आपके आंसर को ग्रामेटिकली फ्रेम करना नहीं, बल्कि आपके को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाना, जो कि मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि मान लो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब इस पॉइंट पर एक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट
नहीं कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB जिनके वैल्यूज दी हुई है, एक है 3 माइक्रोकूलम तो दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। दे आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये हमारे दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बीच की इनकी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब ये AB है, लेट अस से इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस मिड पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से होगा। तो QA की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, QB की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, करेक्ट। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड O पर A की वजह से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, KQ/R², K बोले तो 1/4πε0 QA/R²। R² कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है OA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। QA की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 3 × 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाई OA कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का आधा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। 1/4πε0 को फिलहाल K लिख देते हैं, बाद में डाल देंगे वैल्यू, 9 × 10⁻9। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 QB डिवाइडेड बाई OB का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी वैल्यूज डाल लेते हैं, K × QB की वैल्यू कितनी है, -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर माइनस को वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन का ऐसा कुछ रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई, अगेन ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, सो 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से, ठीक है। तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो ये हो जाएगी, K की वैल्यू अब डाल देते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻6। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो बराबर ही है, तो बेसिकली हम इसको और इसको ऐड कर दें या फिर एक के साथ में इंटू 2 कर दें, इट इज जस्ट द सेम, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ गई 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप बताओ, हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग OB, मतलब O से B की तरफ, बिकॉज A से B की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को, जहां पूछा गया है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अब अगर इसी पॉइंट O पर लेट अस से कि हमने एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर हमने एक चार्ज रख दिया -1.5 × 10⁻9 कूलम।
ये चार्ज को हमने इस मिड पॉइंट O पे प्लेस किया। हमें बताना है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो है कि वही हम अपने पुराने कूलम्स लॉ की तरफ चले जाए, जहां पर हम पहले निकाले फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, तो क्या हो जाएगा K इंटू Q1 QB इंटू दिस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। उसी तरह से इसके और इसके बीच का फोर्स निकाले, फिर दोनों फोर्स से हम लोग नेट फोर्स निकाले। दैट इज वन ऑप्शन, बट वो थोड़ा लंबा है, राइट। पहले एक फोर्स निकालेंगे, फिर ये फोर्स निकालेंगे, फिर नेट फोर्स। दूसरा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से इसको कैलकुलेट कर ले। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बच्चों हमने ये भी तो पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में भी तो कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। फोर्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फोर्स को Q इंटू E तो लिख ही सकते हैं। अब हमारे टेस्ट चार्ज का कितना है मैग्नीट्यूड? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स जो ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू निकल आती है 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब बच्चों यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो अब आप देखो, अगर आप देखो फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आना, लेकिन अगर आप यहाँ पर Q के वैल्यू के साथ में उसका नेगेटिव चार्ज भी डाल दो तो आप देखोगे कि फोर्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन है, जो हमें ये बता रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे समझते हैं। अब देखो ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इधर क्या है चार्ज? ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, राइट। तो इसका मतलब पॉइंट बी की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। अब ए पॉजिटिव है और ये बीच का टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अगर सिर्फ इन दोनों चार्जेस को कंसिडर करें तो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, राइट। तो यानी कि ए की वजह से जो फोर्स है वो इस तरफ एक्ट करेगा, एफ ए, राइट। तो यानी कि नेट फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? एफ बी भी इधर एक्ट कर रहा है, एफ ए भी इधर एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स भी इधर ही एक्ट करेगा, राइट। यानी कि नेट फोर्स ओ ए की तरफ एक्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, राइट। तो यानी कि ये जो फोर्स है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग ओ ए। और यहां से भी हमें यही पता चल रहा है कि फोर्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है क्यू ई से, उसमें नेगेटिव साइन है, जो ये बता रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर पूछा गया है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB, जिसमें से देखो एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट साइन वाले चार्जेस हैं। Located at points A 0 0 minus 15 centimeter and B 0 0 plus 15 centimeter respectively। ठीक है, मतलब चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो x और y कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, z कोऑर्डिनेट्स के -15 और +15 में ये चार्जेस हैं। तो मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y z है, तो लेट अस से z एक्सिस हम इधर मान लेते हैं। ठीक है, और ये -z है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक, तो लेट अस से कि z का +15 वाला पॉइंट यहाँ कहीं है और -15 वाला पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है, तो पॉइंट B जो है ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 +15, और ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 -15, क्योंकि देखो x और y जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम है। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो भाई, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट वाले चार्जेस हैं, राइट। तो यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? इस तरह का सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक
ठीक है, तो चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था। तो हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेम मैग्नीट्यूड वाले लेकिन ऑपोजिट साइन वाले दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, हमारा कन्वेंशन रहता है कि इनके बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2a। 2a क्यों मानते हैं कि अगर जो सेंटर वाला पॉइंट है तो लेट्स से सेंटर वाले पॉइंट से ये ए डिस्टेंस पे है, सेंटर के पॉइंट से ये भी ए डिस्टेंस है, तो बेसिकली इनके बीच का जो लेंथ है जिसे लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहा जाता है दैट इज 2a। अच्छा, अगर इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, ऐसे हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो लगे हाथ आप ये भी पूछ लोगे कि मैम मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कि भाई q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल से निकल जाएगा, बट इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा। सो अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्विक रिकैप ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक फटाफट से हमने रिकैप कर लिया। ठीक है, अब इस रिकैप के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना विल बी सुपर डुपर इजी। तो चलो अब पहुंचते हैं वापस इस क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो अगर हम इस सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करें बच्चों, तो पूरे सिस्टम को आप देखो, इस पूरे सिस्टम में क्या क्या चार्ज है, एक है ये प्लस क्यू, दूसरा है ये माइनस क्यू, राइट। मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज क्या क्या है, क्यू ए एक चार्ज है और क्यू बी एक चार्ज है, राइट। मतलब यहाँ पर लोकेटेड है क्यू ए, यहाँ पर लोकेटेड है क्यू बी, यही तो टोटल चार्जेस है इस पूरे सिस्टम में। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। अब बच्चों खुद ही देख सकते हो कि क्यू ए की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम और क्यू बी की वैल्यू है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। यानी कि जो नेट चार्ज है इस सिस्टम का, इनफैक्ट किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो जीरो ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी बताया था कि डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, Q की वैल्यू कितनी है, Q इंटू 2a। अब Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ये है। 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, 2a के चक्कर में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस को और गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैंने ये रिकैप कराया था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी का कन्वेंशन है 2a। अब देखो यहाँ पर जो चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो अब आप खुद देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 15, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक भी 15 है। इसको -15 नहीं बोल सकते भाई, इसका लेंथ तो 15 है ना, -15 तो डायरेक्शन बता रहा है कि भाई नेगेटिव की तरफ है, बट ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस भी 15 है, तो यानी कि ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 प्लस 15 दैट इज 30। तो यानी कि 2a की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, यानी कि फ्रॉम क्यू बी टू क्यू ए, क्योंकि क्यू बी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्यू बी से क्यू ए की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि क्यू बी जो है दैट इज द नेगेटिव चार्ज,
तो यहां पर भी देखो जो QB है वो नेगेटिव चार्ज है, सो QB से लेकर के QA की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल खत्म होता है, इनफैक्ट इस सवाल का सॉल्यूशन खत्म होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, बट अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो बहुत बेहतरीन होगा। तो चलो आगे बढ़े और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये पैरेलल लाइन से हम शो कर रहे हैं किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है कुछ इस तरीके से, लेटर से ये -Q है और ये +Q है। ठीक है, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड है, इनका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -Q to +Q, तो वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये बातें हमें दी हुई है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो इस डाइपोल पर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तो आराम से निकालेंगे, बट उसके पहले ये समझते हैं कि ये टॉर्क एक्ट कर ही क्यों रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, बड़े अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक, तो सबसे पहले देखो बच्चों, अब ये वाला जो चार्ज है Q, ठीक है, अब इस चार्ज -Q पे लेट अस सपोज जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज F1। F1 क्या हो जाएगा, -Q × E। इसका मतलब F1 का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, माइनस साइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस F1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा F1 का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से +Q के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्स को हम F2 मान लेते हैं, तो F2 क्या हो जाएगा, +Q × E, यानी कि F2 का डायरेक्शन E का डायरेक्शन बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो F2 का डायरेक्शन भी इधर है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 = -F2, क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड QE है, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम नेट फोर्स निकालें जो कि F1 + F2 होगा, अब F1 - F2 के बराबर है, तो F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो नेट टॉर्क है दैट विल बी नॉन जीरो, एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई। इसको बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, एकदम प्रैक्टिकली। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ये पेन है, इसको साथ ही साथ बगल में इसकी एनिमेशन भी देखते रहो। अब ये हमारे पास पेन है, अगर इस पेन पर हम एक फोर्स इधर से लगाते हैं F1 और लेटर से सेम फोर्स हम इधर से लगाते हैं F2, तो अब क्या हो गया, इधर से F1 और इधर से F2 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं और दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये पेन ना तो इधर गिरेगा ना ही इधर गिरेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से फोर्सेस जो है वो बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम सिचुएशन को थोड़ा पलट देते हैं, एक फोर्स इधर पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, F1, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पे, इस एंड पे एक्ट कर रहा है पेन के, F2। अभी भी F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब F1 जो है इस पेन को इधर धक्का मारेगा, F2 जो है वो इस पेन को इधर धक्का मारेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये पेन रोटेट करने लगेगा इस तरीके से, राइट। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी F1 और F2 इक्वल एंड ऑपोजिट थे, नेट फोर्स 0 था, लेकिन चूंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं था, दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे थे, उसके वजह से इन दोनों फोर्सेस के कारण से रोटेशन होने लग गया, और फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है उसी को हम कहते हैं टॉर्क। सो टॉर्क क्या करता है, रोटेशन कॉज करता है। यहाँ भी वही हो रहा है। अब देखो ये हमारे पेन के जैसा है, पेन के इस तरफ F1 है, उस तरफ F2 है, तो F2
F2 इसको इधर धक्का मार रहा है, F1 इसको इधर धक्का मार रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो नेट टॉर्क की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है रोटेशन। तो आई होप आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स 0 क्यों होता है और नेट टॉर्क 0 क्यों नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन पे बोला गया है कि भाई इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, तो इस टॉर्क को हम निकालते कैसे हैं, तो टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 4 इंटू 10 टू दी पावर -9, E की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P और E के बीच का एंगल। अब देखो P जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है -q2 + q, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। सो दिस विल बी साइन 30। साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, बिकॉज साइन थीटा की जगह हम 1/2 ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -5 दैट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4। तो ये आ जाएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो चलो देखें एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो कि है बड़ा सिंपल, बट बहुत बार इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपको सोचने पे रख देता है कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जबकि है ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वुल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉलिथीन का पीस है और एक वुल है। जब दोनों को रब किया गया तो क्या देखा गया कि जो पॉलिथीन का पीस है इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वुल है इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया, नेगेटिव चार्ज जो आया दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज इसमें आया। हमें बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, बहुत लॉजिकल सी बात है भाई, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ज्यादा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वुल से पॉलीथीन में आए हैं। राइट, इससे यही पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो वुल से पॉलीथीन में हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने फ्रॉम विच टू विच हमने आंसर कर दिया कि ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है, वुल से पॉलीथीन में हुआ है। अब सवाल है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका जो कहता था कि Q की जो वैल्यू है वो हमेशा N इंटू E ही होती है। राइट, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर -7, तो यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइड by 1.6 into 10 to the power -19, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर हुए थे। सोचो कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज तो है इतना छोटा 10 टू द पावर -7 कूलम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 टू द पावर 12 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट बी, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अच्छा, वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या वुल से पॉलीथीन में मास भी ट्रांसफर हो रहा है। बहुत लॉजिकल सवाल है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कम होता है ज्यादा होता है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बिल्कुल होता है, मास लेस तो नहीं होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव मास। राइट, अब चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स में मास है, इसका मतलब है देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो
फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, मास का ट्रांसफर है। तो यानी कि यहां पर हम बोलेंगे यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, बट एक्स्ट्रा के तौर पे कितना मास का ट्रांसफर हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? देयरफॉर मास ट्रांसफर्ड वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 × 10⁻12 अभी अभी हमने निकाला है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन के मास के साथ जो कि है 9.1 × 10⁻31 kgs, राइट। तो इतना केजीज, तो फिर कितना मास ट्रांसफर हुआ? 1.82 × 10⁻18 केजीज। नाउ देखो अगर इस वैल्यू को अगर देखो, सो दिस वैल्यू बच्चों इज वेरी वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल वैल्यू है। तो जो मास का जो ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत कम है। क्यों है बहुत कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, राइट। लेकिन मास का ट्रांसफर हो तो रहा है ना, चाहे कम हो, बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया सॉल्व, एंड आई एम प्रिटी श्योर काफी बच्चों को लग रहा होगा कि अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी के ऊपर बेस करके कि ऐसे बेस करके भी ऐसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, और हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसी के साथ बच्चों हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हालांकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, इस चैप्टर में है टोटल 23 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स, ठीक है, 2 कॉपर स्फीयर्स हैं और A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 2 कॉपर स्फीयर्स हैं इनका सेंटर जो है दैट इज सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। अब देखो जो दोनों में ही जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ही ये लिखा आया इसका मतलब इनका साइज काफी छोटा है, पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं और आराम से बिल्कुल चिल होके कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। तो भाई लगाओ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो कूलम्स लॉ लगा देंगे, फोर्स निकालेंगे दोनों के बीच में, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², राइट। सो 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ Q1 और Q2 चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 6.5 × 10⁻⁻7, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों चार्जेस बराबर हैं, डिवाइडेड बाई r², दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। भाई इसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। तो भाई ये हो गया इन दोनों कॉपर स्फीयर्स के बीच का रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो पहला पार्ट हमने कर लिया सॉल्व, एंड इनफैक्ट आई एम प्रिटी श्योर आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 12वें क्वेश्चन पे आके हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। वेल पहला पार्ट तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा कुछ अलग है कहानी। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अमाउंट। मतलब अगर हम इन स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है उसको 2x कर दे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, यानी कि इस पार्ट बी में बोला जा रहा है कि भाई Q1 और Q2 की वैल्यू को जो है ना वो हमने क्या किया, उसको हमने कर दिया डबल, राइट। तो पहले की जो वैल्यू थी सो Q1 डैश और Q2 डैश जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 या फिर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q2, राइट। पहले से इसके चार्ज को हमने कर दिया डबल, और हमने क्या किया, जो नया वाला जो r डैश रेडियस है उसको हमने पुराने, नॉट रेडियस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना नया वाला, दैट इज हाफ ऑफ द पहला वाला डिस्टेंस। पहले जो r था अब वो r/2 हो गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि अब की बार जो f डैश होगा, जो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा।
ठीक है, सो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो Q1 डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी यहीं से हम लिख सकते हैं Q1 डैश की जगह लिख देते हैं 2Q1, Q2 डैश की जगह लिख देते हैं 2Q2, R डैश की जगह लिख देते हैं R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये कैलकुलेशन देखते हैं। तो मतलब नया वाला जो F डैश है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2 4 Q1 Q2, तो ये हो जाएगा 4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4, ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बच्चों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये क्या होता था, ये तो F की वैल्यू है, तो यानी कि जो नया वाला F डैश है दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स पुराना वाला F, राइट। तो पुराने वाले F की जो वैल्यू निकली थी वो आप यहाँ पर पुट कर दो, विच वॉज 1.5 × 10⁻⁻², तो इसका 16 गुना हो जाएगा अब की बार नया फोर्स, तो ये हो जाएगा 240 × 10⁻²न्यूटन। ठीक है, तो बहुत बार बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई नए वाले F डैश को निकालने के लिए ना पूरा Q1 की वैल्यू डालते हैं, पूरे Q2 की वैल्यू डालते हैं, तो उससे आपका कैलकुलेशन अननेसेसरली आप 2 बार कर रहे हो। तो इससे अच्छा स्मार्टली इस तरीके से आप नए वाले F डैश को पुराने वाले F के फॉर्म में लिख लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा F डैश को हमने क्या लिख लिया 16 टाइम्स ऑफ F, क्योंकि F की वैल्यू पहले तो कैलकुलेट कर ही रखी है, बस उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि लेट मी टेल यू इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, हर जगह आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पर बोला जाएगा कि भाई डिस्टेंस आधा कर दिया, डिस्टेंस डबल कर दिया, चार्ज आधा कर दिया, चार्ज डबल कर दिया, तो बताओ कि भाई फोर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा आप कर ही लोगे। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, लेकिन बता दूं कि अभी तक ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर का खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 23 तक, जो हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो पे। काफी सारे बच्चों ने हमारे पास ये सजेशन दिया था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ 3 आवर लॉन्ग वीडियो हम उसे कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे साइज के या फिर छोटे ड्यूरेशन के वीडियो में कन्वर्ट करें। तो इसी वजह से जिन चैप्टर्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करेंगे, और जिन चैप्टर्स में 10-11 क्वेश्चंस ही होंगे उन्हें हम एक ही वीडियो में कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपके लिए वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा, तो आप आराम से एज द वीडियो गेट्स अपलोडेड इन क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे थे, पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, और इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जितने भी बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, यू नीड नॉट वरी, आप हमारे 1 शॉट वीडियोस को देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज देखो, हमारे चैनल पर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी बन रखी है, चैनल के होम पेज पे जाकर के आप उन्हें देख सकते हो, एंड हमारा वेबसाइट है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट ट्राई कर सकते हो, एंड everything absolutely for free। बाकी कोई भी डाउट होता है तो feel free to ask them in our ask questions section, और इसी तरीके से खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझते रहो, चीजों को मजे लेके पढ़ते रहो। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी एक और धमाकेदार जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स, absolutely free of cost.
लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।